ગુજરાતમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી વરસાદની રાહ જોવાઈ રહી છે. દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર સાઈડ તો એવા છે જ્યાં વરસાદ ક્યારે પડશે એની અતિશય રાહની વચ્ચે હવામાન વિભાગની આગાહીઓ એવું કહી રહી છે કે પહેલી ગુજરાતમાં બહુ જ સારા વરસાદોની અતિભારે વરસાદની શક્યતાઓ નહીવત છે. સ્ક્રીન પર તમે જોઈ રહ્યા છો વેધર એક્સપર્ટ અથ્રિયા શેટ્ટીને. એમની પાસેથી આપણે જાણીશું કે હવે પછીની ગુજરાતમાં પરિસ્થિતિ શું છે, વરસાદ ક્યારે પડશે અને सिस्टम क्યારે बनશે। अथरिया जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। हाँ, सबसे पहले आपके पास से ये जानना है कि गुजरात में अगस्त के शुरुआती सप्ताह में बहुत अच्छी बारिश हुई थी। जुलाई में भी अच्छी बारिश हुई। बहुत लंबे गुजरात के कई इलाके ऐसे हैं जैसे द्वारका है, पोरबंदर है, जामनगर है, सूखा बहुत है वहाँ पर और राह देख रहे हैं बारिश के लिए। तो क्या ये परिस्थिति में कुछ बदलाव होगा? कोई नई सिस्टम आएगी? जी तो अभी फ़िलहाल ऐसे लग रहा है कि जो अगस्त के अंतिम दिन है यानी लगभग 28, 29, 30 अगस्त से और जो सितंबर का जो पहला हफ्ता है यानी लगभग 5 सितंबर तक, ये टाइम के बीच में हम एक सिस्टम गुजरात की तरफ आते हुए देख सकते हैं। और भले ही अभी जो ब्रेक मानसून की परिस्थिति है वो अभी अगले 3-4 दिन और चलेगी। छुट-पुट जगहों पे हल्की ऐसी शावर्स या बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगले 3-4 दिन में कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जो अगस्त का अंतिम भाग है, अंतिम दिन है और जो सितंबर का शुरुआत है, उसमें ऐसा लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी से एक सिस्टम आएगा गुजरात की तरफ। ये एक लो प्रेशर सिस्टम ही रहेगा, लेकिन जो अभी फ़िलहाल सूखी हवा बनी है और जो सूखे की जो स्थिति बन रही है, ख़ासकर कच्छ और पश्चिम सौराष्ट्र के इलाकों में, इसको थोड़ी राहत मिल सकती है ये जो आने वाली सिस्टम है उससे। भले ही जो पूरी जो डेफिशिएंसी बनी है और जो बारिश में जो कमती है, वो अभी लग नहीं रहा है कि ये सिस्टम से पूरी तरह से निकल जाएगा, क्योंकि अभी लगभग पूरा सीज़न निकल गया है और पश्चिम भागों में अभी तक बहुत कम बारिश देखने मिली है। तो क्योंकि कमी इतनी ज़्यादा है तो वो ऐसे एक सिस्टम से नहीं निकल पाएगी, लेकिन थोड़ी हल्की-सी राहत मिल सकती है। हुँ। एक सवाल ये भी था कि बंगाल उपसागर में बहुत सारी सिस्टम बनी। वो जुलाई के शुरुआती दौर में जो बारिश हुई वो पूरे पश्चिम इलाके को उसने जी। किया। उसके बाद में जैसे अगस्त की शुरुआत में उन्होंने इतनी भारी बारिश नहीं दी कि जो सूखा है उसकी प्रॉब्लम है। तो ये सिचुएशन का कारण क्या है? ये कैसे हुआ? तो इसके मुख्य कारण मैं अगर देखूँ तो 2 या 3 मुख्य कारण हैं। एक तो है जो एल नीनो, ज़रूर आप सब जानते भी होंगे कि एल नीनो की परिस्थिति ये साल मानसून पर शुरुआत से ही मंडरा रही थी और अभी जुलाई के मध्य भाग के बाद से एल नीनो और थोड़ा ताकतवर हो गया है और एक मजबूत एल नीनो के रूप में अभी बन चुका है। मजबूत एल नीनो यानी जब उसका जो प्रशांत महासागर में जो समुद्री आंकड़ा हम देखते हैं, वो जब +2 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम उसे एक मजबूत एल नीनो के रूप में बोल सकते हैं। तो ये हुआ जुलाई के मध्य भाग के बाद और तब से ही हमने देखा कि गुजरात में भी बारिश कम हो गई है और उसके पहले भी भले ही गुजरात में जो मानसून की आगमन थी वो भी देरी से हुई थी और इसी के साथ-साथ में जब ये बारिश आई भी जुलाई के शुरुआती भाग में और 1 जुलाई के मध्य भाग में, हमने देखा कि वो ज़्यादातर पूर्वी इलाके और जो दक्षिण गुजरात के इलाके हैं वहाँ पर बारिश जैसी स्थिति दे दी, लेकिन पश्चिमी इलाकों में बहुत कम बारिश थी। तो इसका मुख्य कारण यही था कि जो एल नीनो का जो असर है, वो हम ख़ास करके देखते हैं कि मजबूत एल नीनो के सालों में वो असर उत्तर अरब सागर और जो पश्चिम गुजरात का इलाका है वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने मिलता है। तो इसलिए उन इलाकों में ही इस साल भी हमने देखा है कि बारिश सबसे कम हुई है। सिस्टम भी अरब सागर में कोई ख़ास सिस्टम बना नहीं है और उसी के कारण जो कच्छ और पश्चिम सौराष्ट्र के इलाके हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा सूखे की स्थिति या जो सबसे कम बारिश की हमने अभी तक देखी है सीज़न में। हुँ। इसी के साथ में जो एक और मुख्य कारण है कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान साइड से सूखी हवाएँ, ये जो सूखी हवाएँ आती हैं उनसे बादल बन नहीं पाते हैं और जो बारिश की गतिविधियाँ रहती हैं, घने बादल बनने की और जो ज़ोर से बारिश की ये गतिविधियाँ जो सिस्टम देते हैं उनको रोक देता है पूरी तरह गुजरात से आने के। और इसके कारण क्या होता है कि जैसे हमने देखा जुलाई में भी और पिछले कुछ हफ्तों में भी सिस्टम भले ही बने हैं बंगाल की खाड़ी में, लेकिन वो गुजरात की तरफ आए नहीं हैं और अगर आए भी हैं तो ज़्यादातर इंदौर या पूर्वी गुजरात तक ही उसकी असर सीमित रही है। हुँ। ये जो आपने बताया अल नीनो
कंडीशन है उसकी वजह से पश्चिमी इलाकों में बारिश बहुत कम हुई है या तो सूखे की अभी परिस्थिति वहाँ पर उत्पन्न हुई। एल नीनो क्या ये बोल सकते हैं कि अब सुपर एक्टिव मोड में है और ये भी बताया जा रहा था पहले से कि एल नीनो भले ही है पर इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव फेज में है। तो उसकी वजह से देश का पूरा मानसून है वो इतना खराब नहीं होगा, कंपैरेटिवली अच्छी बारिश देगा। अभी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसकी वजह सिर्फ ये एल नीनो है या कोई और है? और इंडियन ओशन डाइपोल की स्थिति क्या है अब? तो इंडियन ओशन डाइपोल की मैंने मई में जो मानसून का फोरकास्ट दिया था मेरा खुद का, उसमें मैंने बताया था कि इंडियन ओशन डाइपोल जुलाई के दूसरे भाग से धीरे धीरे सक्रिय होने लगेगा और पॉजिटिव आईओडी के रूप में बढ़ेगा। भले इसको जुलाई के अंत में नहीं, ये अभी अगस्त के मध्य भाग के बाद ही सक्रिय होने चालू हुआ है, तो उसमें थोड़ी कुछ हफ्तों की डिले आई है पॉजिटिव आईओडी के डेवलपमेंट में। उसी के साथ साथ में क्योंकि अभी एल नीनो इतनी मजबूत हो चुकी है तो उसके कारण उसको काउंटर करने में या उसकी असर को कम करने में और मानसून को थोड़ी बेहतरीन उसकी जो मदद मिलने में पॉजिटिव आईओडी को और थोड़ा सक्रिय होना पड़ेगा। ये अभी फ़िलहाल बहुत कमज़ोर है और अभी भी बन रहा है। हालाँकि अभी ऐसा लग रहा है कि अभी की जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से कि अगले कुछ हफ्तों में और ख़ासकर सितंबर में पॉजिटिव आईओडी की जो स्थिति है वो और थोड़ी एक्टिव एक्टिव हो जाएगी और थोड़ी मजबूत होगी। भले ही एल नीनो जितनी मजबूत है उतनी तो नहीं होने वाली है, लेकिन मजबूत थोड़ी और एक्टिव रहेगी तो एल नीनो के असर को थोड़ी बहुत कम कर सकती है। और जैसे मैंने बताया था कि सितंबर की शुरुआत में सिस्टम आने चालू हो सकते हैं पश्चिम गुजरात की तरफ खास करके, तो ये इसमें एक भूमिका पॉजिटिव आईओडी का भी रहेगा। एक सवाल ये भी है कि बारिश लाने के लिए मानसून ट्रफ और ट्रफ भी बहुत मदद रूप होते हैं। अब उसकी अभी जो गतिविधियां हो रही है उसमें उसकी क्या स्थिति है? तो ऑफशोर ट्रफ हमने देखा ये सीज़न में सिर्फ 2 या 3 बार एक्टिव हुआ है। और एक हुआ था ये जब मानसून की आगमन हुई थी गुजरात में जून के अंत में, यानी लगभग 29-30 जून के आसपास जब एक राउंड आया था, पहला राउंड। फिर उसके बाद में ये एक बार फिर से एक्टिव था जुलाई की जो शुरुआती 5-10 दिन थे उसमें। तब भी उसने खासकर जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी सौराष्ट्र, भावनगर, अमरेली के जो इलाके हैं और जो दक्षिण गुजरात के सूरत, वलसाड, नवसारी के जो इलाके हैं, इन इलाकों में इसने काफ़ी भारी बारिश भी दी है। लेकिन जैसे एल नीनो के वर्षों में होता है और जब सूखी हवाएं भी असर करती हैं तो ऑफशोर ट्रफ ज़्यादा देर एक्टिव नहीं रह पाती है और इसे एक्टिव रहने में या तो पॉजिटिव आईओडी सक्रिय होना पड़ता था जो अभी तक नहीं हुआ था और अब जाके हो रहा है। और इसी के साथ साथ में इसको और सपोर्ट भी लगते हैं सिस्टम के, जैसे बंगाल की खाड़ी का कोई सिस्टम हो तो वो अरब सागर से मानसून की हवाएं को और तेज़ करता है और ऑफशोर ट्रफ को एक्टिव करता है। तो वो हमने ये साल सिर्फ 1 या 2 बार देखा है, खासकर जुलाई में। और इसी के साथ साथ में जो शियर जोन करके एक और सिस्टम रहती है जो खासकर दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में अगर परिस्थितियां अनुकूल रहे तो बहुत बारिश दे सकती है। लेकिन इस साल भी शियर जोन भी अकेले में काम नहीं करता, उसके साथ में और 3-4 सिस्टम लगते हैं उसको सपोर्ट करने में। यानी जैसे अगर हम अरब सागर से बात करें तो अरब सागर से नमी वाली हवाओं की सपोर्ट बहुत ज़रूरत रहती है। और इसी के साथ में बंगाल की खाड़ी की कोई सिस्टम हो अगर डिप्रेशन के रूप में हो तो वो शेयर जोन के साथ में मिलकर बहुत अच्छी बारिश दे सकती है दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात के भागों में। वो भी हमने देखा है कि इस साल सिर्फ 1 या 2 बार हुआ है, वो भी खासकर जुलाई में। एक सवाल ये है क्योंकि ये गुजराती दर्शक बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जानना चाहते हैं कि द्वारका, कच्छ, पोरबंदर सारी जगहों पर सूखे की स्थिति है। गवर्नमेंट से मदद की भी गुहार लगाई है। आप अगर थोड़ा विस्तार से बता सके कि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनने वाली है, जो सितंबर की शुरुआती दिनों में आने तरफ वो सिस्टम आएगी नज़दीक, तो कौन-कौन से इलाके ऐसे होंगे कि जिनको इसकी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी? जी, तो अभी फ़िलहाल के जो विश्लेषण के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो पूर्वी जो अरबी सिस्टम बनेगा बंगाल की खाड़ी में सितंबर के शुरुआती दिनों में, ये सिस्टम भले ही एक ज़्यादा मजबूत कोई डिप्रेशन के रूप में फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन एक लो प्रेशर सिस्टम तो रहेगा।
और इसी के साथ में ये फिर से एक बार शियर ज़ोन को भी एक्टिव करेगा। तो जो दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के मध्य भागों से जो गुजरता है वो शियर ज़ोन भी एक्टिव होगा। और इसी के साथ में क्योंकि पॉजिटिव आईओडी की हल्की सपोर्ट मिलेगी तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि अरब सागर से भी नमी वाली हवाओं की थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल सकती है। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि ये जो सिस्टम है ये फ़िलहाल अभी इसकी डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लगभग 2 से 4 सितंबर के बीच में ये गुजरात की तरफ सिस्टम आ सकता है। भले ही एक लो प्रेशर के रूप में रहेगा, लेकिन पहले जैसे गुजरात की तरफ आएगा, यानी बंगाल की खाड़ी से क्रॉस कर उत्तर छत्तीसगढ़ से गुजर कर मध्य प्रदेश से गुजर कर गुजरात पूर्वी गुजरात के हिस्सा को पहले प्रभावित करेगा। फिर वहाँ से धीरे धीरे अभी अभी तक हमने देखा है कि ये सीज़न में जो भी सिस्टम आए हैं पूर्वी गुजरात तक ही आकर रुक कर फिर उत्तर उत्तर की तरफ बढ़कर राजस्थान की तरफ जा चुके हैं। लेकिन इस बार लग रहा है कि ये सिस्टम पूरी तरह से गुजरात को क्रॉस कर लेगा। तो इससे जो लगभग गुजरात के जो राज्य के सभी भाग हैं उन सभी में असर देख सकते हैं। कोई ऐसी बाढ़ वाली स्थिति फिलहाल नहीं नज़र आ रही है इस सिस्टम से, लेकिन ज़रूर जो सूखे की स्थिति है उसको थोड़ी बहुत उसकी जो असर है उसको थोड़ी नकार सकती है, थोड़ी बहुत सूखे की परिस्थितियों को थोड़ी कम कर सकती है। और जो पूर्वी गुजरात से शुरू होगा तो दाहोद, पंचमहाल, छोटा उदयपुर इन इलाकों से गुजर कर और जो दक्षिण गुजरात के भी साथ-साथ में इलाके हैं क्योंकि शियर ज़ोन का भी सपोर्ट मिलेगा, तो इन सब इलाकों से बारिश की शुरुआत हो सकती है। फिर इधर से गुजर कर जब सिस्टम और पश्चिम की तरफ बढ़ेगा तो फिर मध्य गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर, उत्तर गुजरात के कुछ इलाके जैसे बनासकांठा, महिसागर, पाटन और फिर सौराष्ट्र के जो उत्तरी मध्य इलाके हैं राजकोट, सुरेंद्रनगर, अमरेली, भावनगर, इन इलाकों में इसकी ये सिस्टम से बारिश दे सकती है। और फिर आखिर में अगर ये सिस्टम पूरी तरह से गुजरात को क्रॉस कर लिया और ये कच्छ तक पहुँचा तो फिर ज़रूर जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कच्छ और पश्चिम सौराष्ट्र के इलाके, खासकर जो कच्छ, मोरबी, द्वारका और जामनगर और गिर सोमनाथ और इसी के साथ में जो दक्षिण तटीय इलाके हैं सौराष्ट्र के, इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश दे सकती है ये सिस्टम सितंबर के शुरुआती भागों में। अंतिम सवाल मेरा ये है कि मानसून एंड कैसा रहेगा? और ये बहुत लंबा पूर्वानुमान है, फिर भी बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी सिस्टमें बनी और आई। क्या अरब सागर में अब कोई हलचल दिखेगी? वहाँ पे कोई सिस्टम बनने की संभावनाएँ हैं? तो मुझे फ़िलहाल लग रहा है कि अरब सागर में कोई ऐसी मज़बूत सिस्टम यानी कोई लो प्रेशर या कोई डिप्रेशन नहीं बनने वाला है, क्योंकि जो एल नीनो का असर है अरब सागर पर है और आईओडी भी बहुत कमज़ोर है, तो इसके कारण कोई मज़बूत सिस्टम नहीं बनेगा। लेकिन जो सितंबर आते-आते हम देख सकते हैं कि एक आध कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन का या कोई कमज़ोर लो प्रेशर एरिया उत्तर अरब सागर में बन सकता है। लेकिन ये भले ही अभी बहुत लंबा पूर्वानुमान है तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इसी के साथ में जो बंगाल की खाड़ी की सिस्टम रहेगी उसकी सपोर्ट मिलेगी तो फिर ये अरब सागर के सिस्टम भी सक्रिय हो सकते हैं और गुजरात के कई इलाकों को और जो पश्चिम भारत के कई इलाके हैं इनमें सीज़न का आखिरी जो महीना है उसमें कुछ अच्छी बारिश दे सकते हैं। मानसून की अगर मैं विड्रॉल की बात करूँ तो फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही है 15 सितंबर या 20 सितंबर तक कोई विड्रॉल की मुझे सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। और अगर हुआ भी विड्रॉल वो उस समय तक मध्य सितंबर तक अगर चालू भी हुआ तो वो एकदम पश्चिमी राजस्थान और जो थार के जो रेगिस्तान के इलाके हैं वहीं से होगा और गुजरात से मुझे फ़िलहाल कोई जल्दी मानसून विड्रॉ होने की कोई ऐसी स्थिति नहीं नज़र आ रही। खूब आपका धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े। गुजरात के जो सूखे वाले इलाके हैं, उन लोगों को आपका पूर्वानुमान सुन के थोड़ी राहत की सांस वो लोग ले सकेंगे कि सितंबर की शुरुआती दिनों में अच्छी बारिश होगी। आपसे जुड़ने का मौका हम लेते रहेंगे बार-बार। ગુજરાતમાં હવે આગામી દિવસો સારા વરસાદની શક્યતાઓ, ભલે ભારે કે અત્યંત ભારે વરસાદ ન હોય, પણ જે જગ્યાઓ પર અપેક્ષાઓ છે કે બહુ જ વધારે પરિસ્થિતિ ખરાબ છે, ત્યાં સારો વરસાદ પડી શકે છે, એવી અપેક્ષાઓ સાથે અત્યારે આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ. તમે તમારા ગામ, જિલ્લા અને વિસ્તારમાં કેવો માહોલ છે એ કમેન્ટ કરીને અમારા સુધી પહોંચાડી શકો છો. અત્યારે આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ. નમસ્કાર.